पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो आगे क्वेश्चंस करने हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन सारे हो चुके थे और ये जो अपने पास बचा है, ये अपने पास ये जो 35 है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे 1893 की बात हो रही है, जिसमें स्प्लिट की बात करी गई थी कि आर्य समाज में स्प्लिट किसके वजह से हुआ था, कौन कौन से रीजंस थे जिनमें आर्य समाज के अंदर स्प्लिट हुआ था। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 4। क्यों 1 और 4 है, देखो यहाँ पे दे रखा है। आर्य समाज के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आर्य समाज है जो किसके द्वारा शुरू करा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू करा गया था। और ये कब शुरू करा गया था, 1875 में, और बॉम्बे में। लाहौर जो था वो सेंटर बना था आर्य समाज का। आर्य समाज है जो सिमिलैरिटीज़, आर्य समाज के पास सिमिलैरिटीज़ थी विद ब्रह्मो समाज। ठीक है, आर्य समाज और ब्रह्मो समाज में सिमिलैरिटीज़ थी उनके आइडियोलॉजी को लेकर और मोड ऑफ ऑपरेशन को लेकर। आर्य समाज तो थे जो पवित्र मानते थे किस चीज़ को, काऊ को, संस्कार को, ऑब्लिगेशन फायर्स को, सोशल रिफॉर्म्स को, इन सबको, एजुकेशन करना है, वुमेन्स को देना है, ये सारी मानते थे। और वो किसको अपोज करते थे, फ्रंटल अटैक किस पे करते थे, मूर्ति पूजा पे करते थे, बहुत सारे भगवान की पूजा पे करते थे, मैजिक पे, एनिमल के सेक्रीफाइस पर, जो जानवर होते हैं उनकी बलि देने पर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वो बिलीव करते थे और उनको अपोज करते थे। बिलीव नहीं, अपोज करते थे, सॉरी। और लेकिन वो बिलीव करते थे कर्मा का, वो डेस्टिनी, आपकी कितनी क्या डेस्टिनी है, आपके क्या कर्म है। ठीक है, और उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था आर्य समाज ने, जो कि नॉन हिंदू को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, हिंदुज़्म के अंदर। और यहाँ पे उनकी डेथ होती है। अब देखो आर्य समाज में हमसे, ये तो आर्य समाज के बारे में हो गया, कब शुरू हुआ, किसने शुरू करा था, वो किसको अपोज करते थे, किस चीज़ को वो फेवर में करते थे। शुद्धि कार्यक्रम ये पूछा चुका है। ये शुद्धि मूवमेंट जो है ना, बहुत सारे, अभी आप लोगों ने कभी न्यूज़ देखी हो तो न्यूज़ में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे MP है, UP है, ये लोग अपना ना स्टेट का बिल लेकर आए हैं जो लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी ना उस टाइम पर, ये सबसे पहले नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल फेज में ही 1883 के अंदर किसने शुरू करी थी, आर्य समाज ने, कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस से किस में लेकर आया जाए, हिंदूज़ में कन्वर्ट करा जाए। तो इस चीज़ को शुद्धि मूवमेंट कहा गया था। और आर्य समाज में 1893 में जो स्प्लिट हुआ था, वो स्प्लिट हुआ था 2 इशू पे। एक तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन। कुछ लोग कहते थे कि मीट खाना मतलब नॉनवेज, मतलब कैसे समझाऊँ, मीट खाना ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते थे नहीं, हमें वेजिटेरियन का ही पालन करना चाहिए। फिर एंग्लो और ये संस्कृत, कुछ लोग कहते थे कि हमें पुरानी तरीके से ही विद्या लेनी चाहिए, मतलब जैसे संस्कृत जो पहले के टाइम पे चली आ रही थी। और कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, ज़माना चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें इंग्लिश के अंदर बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास हमसे डायरेक्टली यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रीज़न था जो आर्य समाज में स्प्लिट का कारण बना था। एक तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन, और दूसरा क्या था, संस्कृत और एंग्लिस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, ऑप्शन 1 एंड 4। शुद्धि के लिए तो सभी थे, कास्ट सिस्टम और विडोरी मैरिज के लिए भी ये लोग सभी प्रमोट कर रहे थे। ऐसे ही तो रिफॉर्म लाएंगे ना, कास्ट सिस्टम को हटाया जाए, विडोरी मैरिज करी जाए, शुद्धि ऑफ कन्वर्ट्स, शुद्धि मूवमेंट जो चलाया था उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये वाले हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, ये रहे सारे, तो ये हमने कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे इस चीज़ को। फिर हमसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड होता है, प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड होता है वो कौन होता है। ये भी हमने आगे ही है, तो इसको भी आगे करूँगी। चलो इसको बता देती हूँ। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कौन से हमने क्वेश्चन। एक तो 37 है, 38 का मैंने एक्सप्लेनेशन लगा रखा है, 40 का भी लगा रखा है। ठीक है, तो 37, 38, 40 और ये, चलो अब सबसे पहले अपन 39 देखते हैं। वेयर एंड व्हेन द महात्मा गांधी फर्स्ट यूज दिस मेथड ऑफ द हंगर स्ट्राइक टू अचीव अ डिजायर गोल। हमसे ये पूछा गया कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को कब यूज़ करा था। तो उसका जो आंसर है 39 का, वो है अहमदाबाद स्ट्राइक के अंदर करा था उन्होंने। और ये ईयर 1918 के अंदर करा था। देखो सबसे पहले तो चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद में इनके एक दोस्त थे, क्योंकि महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, और वहाँ पे थे अम्बालाल साराभाई जो थे, उन्होंने क्या हुआ था कि प्लेग का भत्ता दिया था। प्लेग का भत्ता समझ लो, जैसे समझ लो उन्होंने उस टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उन्होंने 23% या कुछ ऐसा दिया था, है ना, 20 या 23% उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि प्लेग जब खत्म हो गया ना, जैसे 100 रुपये दे रहे हैं, अब 100 रुपये में वो 23 प्लेग भत्ता देने लग गए। प्लेग की बीमारी हुई थी उसका, तो जो पेमेंट हो गई थी वो कितनी हुई मजदूरों की, 123 रुपीज़। ठीक है, 123 रुपये। अब क्या हुआ था कि जब प्लेग खत्म हो गया ना, तो उन्होंने बोला अब तो प्लेग खत्म हो गया, तो मैं तुम्हारी जो सैलरी है वापस से क्या कर दूंगा, 30% ही कर दूंगा। तो वहाँ पर
जो मजदूर थे या फिर जो वर्कर्स थे उन्होंने ये स्ट्राइक कर दी थी। उन्होंने बोला था हमें अभी भी जो प्लेग भत्ता के साथ मिला के सैलरी जो है वो इतनी 123 रुपीज़ की ही चाहिए। तो यहाँ पर फिर महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने अपने दोस्त के खिलाफ, अम्बरलाल साराभाई उनके दोस्त ही थे, तो उनके खिलाफ हंगर स्ट्राइक करी थी और वहाँ पे फिर उनको प्लेग भत्ता दिलाया था। पूरा नहीं दिलाया था, कुछ 20-50 ऐसा कुछ 30% कुछ दिलाया था। तो जैसे 30% तो आप समझ लो उनके 107 रुपये हो गई थी, 123 नहीं मिलके उनको 107 रुपये हुई थी। पहले उन्होंने बोला था कि हाँ मैं 2% दे दूंगा या 5% दे दूंगा, फिर महात्मा गांधी ने बोला नहीं आपको 30% ही देना पड़ेगा, कुछ ऐसा था। तो फिर ये 107 रुपये ऐसा कुछ हो गई थी वहाँ पे। मतलब इस चीज़ को मैंने ये फिगर जो है वो सिर्फ समझाने के लिए बताया कि क्या चीज़ हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक कब करी थी, 18 हंगर स्ट्राइक कब सबसे पहले कब कौन सी वाले में ईयर में थी, 1918 के अंदर। अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 41, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा आपने बहुत बार देखा होगा कि APJ अब्दुल कलाम होते हैं ना। तीनों जो फोर्सेज हैं उनके जो हेड हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। आपने देखा होगा एक बार APJ अब्दुल कलाम का कभी आपने भाषण सुना होगा या फिर उनकी स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा ड्रीम था कि मैं NDA के अंदर जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ से रिजेक्ट होकर बहुत बार बाहर आ गया था। फिर जब मैं प्रेसिडेंट बना तो जब मैंने वहाँ पे जो कमांडर थे, एयर चीफ कमांडर थे, मैंने उनको बोला कि मुझे सुखोई के अंदर फ़्लाइट लेनी है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वो करवाई थी फ़्लाइट, मतलब सुखोई की एक राउंड करवाया था। जो भी वैसे तो अगर सिंगल कर रहे होते तो उसे सोटी बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो उनके उस टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है। लेकिन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की ये बात याद रखना कि ड्रीम्स जरूर देखने चाहिए सबको। ये चीता और चेता की अभी मैं आगे कराऊंगी। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ BRO किसके कंट्रोल में होती है। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने करा था, तो ये आपका खुद का होमवर्क है कि ये क्या चीज़ है। वहाँ पे देख लेना कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आती है, इंडियन आर्मी में आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ द वासुदेव बलवंत फड़कड़े। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम आगे देखेंगे। चलो इसको बता देती हूँ। देखो हमसे पूछा गया था ये सबसे पहले जो महाराष्ट्र में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया ना, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंस था मेन जो उन पे पड़ा था। तो सबसे पहले तो डेक्कन फैमाइन हुए थे, वहाँ पे अकाल पड़ा था 1876 और 77 के अंदर। हिंदू रिवाइवलिज्म, मतलब हिंदुज़्म में जितनी भी बुराइयां हैं उनको हटाना है, दूर करना है। और दूसरा होता है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसके बाद किसने लिखी थी ये, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया था कि भारत में से अंग्रेज जो है वो कैसे पैसा निकाल रहे हैं, और उन्होंने पर्टिकुलरली ये बताया था कि इस ईयर के अंदर ये चीज़ गया, इस ईयर के अंदर इतना गया, इतना टोटल इंडिया से ये वेल्थ ब्रिटेन में जा चुका है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। पूची कमीशन किससे रिलेटेड है, पूची कमीशन किससे रिलेटेड है, पूची कमीशन है सेंट्रल स्टेट और के रिलेशन से रिलेटेड है, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये बोला था ये जो 37 क्वेश्चन है अपन आगे करेंगे। ये रहा 37, ये किस किस से हैं रिलेटेड है, या फिर ये जो एक्रोनॉम दे रखे हैं ये क्या चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड क्या होता है, देखो अब सबसे पहले हमसे ये पूछा है GRSE BDL और माधनी ये किससे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 8 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई के अंदर है। एक तो हेल है, बेल है, BEML है, MDL है, और ये GRSE क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड द इंजीनियर्स लिमिटेड। BDL क्या है हमारे पास, BDL है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो ये तीनों सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। अब हमें नेक्स्ट पूछा गया कि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी जाते तो ब्लैक कलर की एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होती है, उसके बाहर वो जैसे कोई परेड वगैरह देखी होगी तो जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो कमांडोज होते हैं वो ब्लैक कलर के सूट के अंदर होते हैं, उन्हें SPG बोला जाता है। ठीक है, तो वो लोग बाहर उनके साथ साथ चल रहे होते हैं और उनके साथ में उनकी कार चल रही होती है। तो वैसे ही हमें जो पूछा गया है, हमें PM का तो पता है, लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड कौन होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, इलाइट हाउसहोल्ड कैवलरी रेजिमेंट ऑफ किसके, इंडियन आर्मी के। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं वो उनको कौन प्रोवाइड करता है, इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। तो ये प्रेसिडेंट अ पुलिस फोर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, ये चीज़ गलत है। पार्लियामेंट्री फोर्स भी गलत है, पैरामिलिट्री सॉरी। अ यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस फोर्स भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ अबाउ। और नन ऑफ अबाउ तो हमसे पूछा जाए कि नन ऑफ अबाउ में भी अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके अंदर आते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है,
उनके जो है ये सारे ये पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। अब ये देखो मैंने आपको बता दिया है वेयर एंड व्हेन द महात्मा गांधी फर्स्ट यूजेस हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कब करी थी उन्होंने? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दे रखी है कि उन्होंने सत्याग्रह कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बता रखा है। चंपारण कब हुआ था? चंपारण कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। उसके अंदर क्या था? राजकुमार शुक्ला थे, वो उनको लेकर गए थे कि यहाँ पे बिहार के अंदर चंपारण के अंदर नील की खेती करने के लिए मजबूर करा जाता है। तो उसके खिलाफ सबसे पहला पब्लिक जो उन्होंने सत्याग्रह को ऐसे कह सकते हैं सबसे पहले जो वो पब्लिक फिगर बने थे महात्मा गांधी वो चंपारण से ही बने थे। देन उसके बाद फिर वो अहमदाबाद आए थे। देन उसके बाद रोलेट सत्याग्रह सबको पता है कि यहाँ पे प्रेस का फ्रीडम हटाने के लिए किसी को भी उठा के बिना उसके मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहमदाबाद इन ईयर 1918। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया? द आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील खिलनानी, इन्होंने ये बुक लिखी है और ये 1997 के अंदर है, नॉन फिक्शन बुक है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ आपको। द आइडिया ऑफ इंडिया जो बुक है ना, ये पेपर जो अपन कर रहे हैं सॉल्व वो CAPF का कब कर रहे हैं? 2015 का। लेकिन ये जो बुक लिखी गई है कब लिखी गई है? 1997 में। यानी कि जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 1997 और 2015, या तो इसका कुछ करंट के अंदर इसका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या फिर कुछ पैराग्राफ या फिर किसी ने इसके बुक के बारे में या फिर इसके अंदर कुछ लाइन लिखी गई है उसके बारे में डिस्कस करा होगा, या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है, क्योंकि 1997 की बात है और 2015 के अंदर पेपर हो रहा है। तो इट इज़ वेरी, या तो आपने पढ़ी हो ये बुक तो आपको पता होगा किसके द्वारा है, और अगर नहीं पढ़ी हुई हो तो। और ये किसके बारे में बात करता है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इन द 50 ईयर सिंस पार्टीशन। पार्टीशन के बाद में इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हुई है। चीता एंड चेतक आर द नेम्स ऑफ, हमसे पूछा गया है चीता और चेतक नेम किसके हैं। देखो चीता हेलीकॉप्टर है, वैसे तो ये क्वेश्चन सबको पता है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के नाम है। तो देखो चीता जो है वो 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। हेल अभी हमने देखी थी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, कौन सी है? डिफेंस के अंदर आती है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ हुआ था, और ये चीज़ है। फिर चेतक भी हेलीकॉप्टर ही है। फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, लेकिन हमसे सिर्फ सिंपल ये पूछा गया कि ये क्या है, किसके नेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना हो कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, कब फ्लाई हुआ था, ये सब तो पढ़ लेना। कौन सा इंजन इसमें लगता है? टर्बोशैफ्ट 3B टर्बोशैफ्ट इंजन इसके अंदर लगता है, ठीक है। तो पढ़ना है तो पढ़ लेना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये वैसे आपको होमवर्क में बोला था, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने आगे, मुझे याद नहीं था। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं कि ये सबसे कि किसके कंट्रोल के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखो ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, बॉर्डर रोड, इसका आंसर कैसे करोगे? बॉर्डर रोड आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसे इंडिया का ये जो पार्ट है ना, इंडिया के जो भी पार्ट है, देखो बॉर्डर रोड की बात, अगर अपन बॉर्डर रोड की बात करेंगे तो बॉर्डर रोड का मतलब क्या है? जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जो रोड बनाई जा रही है उसका काम कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा, BRO करेगा। अब बॉर्डर कहाँ पर है? बॉर्डर यहाँ पे है, ये वाला अपना बॉर्डर है, ये अपना बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इधर चले जाओगे, सिक्किम और इसके इधर चले जाओगे तो वो अपना बॉर्डर हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो अब ये जो अपन को बनाना है, ये वाली बॉर्डर पे जो रोड बनानी है, सपोज जैसे आप बात करोगे यहाँ पे अपने पास चाइना है, यहाँ पे अपना नेबर कौन है? चाइना। अब यहाँ पे अपना नेबर चाइना है तो यहाँ पर डिफेंस का ही काम होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगी ना। अगर हम थोड़ा सा भी पेपर के अंदर नॉलेज को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर पे देखो, बॉर्डर में PMO का ऑफिस नहीं आ सकता। इंडियन आर्मी का काम ज़रूर है, इंडियन आर्मी की बॉर्डर को सेव करने का। वो रोड भी बनाएगी क्या इंडियन आर्मी? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तो इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें करती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे देखती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए किसके पास होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। हमारा जो बॉर्डर है वो 19 स्टेट्स में चलता है, 3 यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार और ये सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये देख लो फ्लैग है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का देखो उन्होंने लगा भी रखा है, यहाँ हिमालय पीक्स पे रोड्स बनानी है, ठीक है, लोगो है इनका। और ये कब बना था? 7 मई 1960 को
बना था, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली नेशन, इसका काम है। देखो ये भी याद रखना कि फ्रेंडली नेशंस को भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे भूटान की हेल्प कर दी, नेपाल की हेल्प कर दी। भूटान तो वैसे भी इंडिया का अलाय है, लेकिन नेपाल अभी नहीं है। और पूची कमीशन के लिए मैंने बता दिया, पूची कमीशन एम पूची द्वारा करा गया था, 2007 के अंदर करा गया था अप्रैल में। और ये सबमिटेड, इसने रिपोर्ट कब करी थी, 2010 के अंदर। रिकमेंडेशन क्या थी पूची कमीशन के, कि मैकेनिज्म होना चाहिए, सेंटर कंसल्ट करना चाहिए कब, जब कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करनी हो तब उसके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए। सेंटर किससे कंसल्ट करे, स्टेट से करे। प्रेसिडेंट जो होता है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, वो जब भी अपना डिसीजन ले स्टेट गवर्नमेंट पे, तो वो रीजनल टाइम के, विद इन द रीजनल टाइम यूजिंग पॉकेट वीटो के अंदर, वो रीजनेबल टाइम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी है, काम है उसके बारे में जो भी प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर ले। इन्होंने ऐसा बोला है कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर को डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में, इवन एट द लोकल लेवल फॉर द एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट। कि जो गवर्नर है, गवर्नर सेंटर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है या फिर लोकल लेवल की भी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए, इवन थोड़े से टाइम के लिए। लोकल लेवल की भी में भी नहीं लेना चाहिए, इवन छोटे से टाइम के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो कि अभी दिल्ली वगैरह के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं 46 क्वेश्चन में। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी आर द टर्म एसोसिएट। और कमांड पॉलिटी की बात करते हैं। डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी किससे टर्म एसोसिएटेड है, वो चीज़ तो हम देखेंगे बाद में। वैसे इसका आंसर सी है, ठीक है। चलो अगर हमें आंसर देखना है तो हम देख लेते हैं, इसका आंसर सी है। बट एक्चुअली हमें ये पता करना है कि डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी होती क्या है, इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। पॉलिटी दोनों के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आता है वो डिमांड के अंदर और कमांड में क्या आता है। देखो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब होता है हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जब भी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कोई भी पॉलिसी बना रही होती है या फिर कोई भी डिसीजन ले रही होती है, तो जब वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी चीज़ को कंसिडर करती है, उसको हम डिमांड पॉलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे अभी टमाटर की बहुत ज़्यादा प्राइस हो रहे हैं, तो अगर आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा तो 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 20 रुपये किलो टमाटर बेचेंगे, है ना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है कि एक वायरल, जो ललन टॉप पे एक वायरल सब्जी वाला, मतलब एक सब्जी वाला था, उसका इंटरव्यू जब उनसे बात करी गई थी मंडी में जाके, तो उसकी बात भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि वो टमाटर नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो रेट थे उसके 200 रुपये किलो थे, जो उसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर गवर्नमेंट ने, अब बहुत ज़्यादा टमाटर के प्राइस बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको 20 रुपये 25 रुपये किलो बेचना शुरू करेंगे। तो जब गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए किसी छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई पॉलिसी बनाती है या फिर डिसीजन लेती है, उसको डिमांड पॉलिटी कहते हैं। वहीं उसके अपोजिट की बात करेंगे तो उसके अपोजिट में होता है कमांड पॉलिटी। और जब हम कमांड पॉलिटी की बात करते हैं ना, तो कमांड मतलब क्या होता है, देखो कमांड मतलब, डिमांड तो हमारी नॉर्मली छोटे टर्म के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम भी डिमांड करते हैं ना, हमें ये चीज़ चाहिए, किसी पर्टिकुलरली टाइम के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन कमांड की जब बात करेंगे, कमांड जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बात करी जा रही है। गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठा रही है, एक ऐसी पॉलिसी या डिसीजन बना रही है जिसमें उसको लॉन्ग डिस्टेंस में, उसने लॉन्ग डिस्टेंस को, मतलब लॉन्ग फ्यूचर को एक तरह से कवर करना है, ध्यान में रखना है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कमांड पॉलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनधन योजना बनाई उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आई जनधन योजना की, आयुष भारत एक स्कीम लेकर आई। तो वहाँ पर एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए इंडिया की पॉलिटी, मतलब इंडिया के बारे में ध्यान रखा जा रहा है। जनधन योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखा गया, इसलिए बोला गया कि सबका अकाउंट होना चाहिए, तो जनधन योजना की स्कीम लेकर आई। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ है, जब गवर्नमेंट जो बनाती है वो लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं कमांड पॉलिटी। और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम इसे बोलते हैं डिमांड पॉलिटी। अब देखो इसको बात कब करी गई थी, इन परस्यूट ऑफ द लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट इज़ रिटन बाय दैम। तो ये जो बुक थी इनकी, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट, उसमें इस चीज़ की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, डिमांड और कमांड पॉलिटी क्या होती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट में पूची वाला हमने कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट है एनजीटी। एनजीटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका 2022 या फिर 2021, आई डोंट नो, यूपीएससी प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था, जब उन्होंने पूछा था कि एनजीटी से रिलेटेड था। ईपीएफओ के अंदर भी क्वेश्चन था जब उन्होंने पूछा था। तो एनजीटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एनजीटी जो है वो 1810-2000 यानी 18 अक्टूबर 2010 को ये बना था। कौन से एक्ट
एक्ट में आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू बना है, 2010 के एक्ट के थ्रू बना हुआ है। इसके पास खुद के लीगल बोल रही हूँ सॉरी, इन्फोर्समेंट करने के लिए लीगल राइट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, कंपनसेशन देना डैमेज टू द पर्सन, प्रॉपर्टी एंड मैटर कनेक्टेड विथ इंसिडेंट्स, ठीक है। तो इसके पास खुद के अपने लीगल राइट्स भी हैं। अब देखो इसका जो हेडक्वार्टर्स ये बता रखा है कि इंडिया ऑब्वियस बात है, नेशनली ये हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मेन प्रिंसिपल ब्रांच पूछनी चाहिए थी। देखो इसका ये इसकी पेरेंट एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसकी न्यू दिल्ली इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई 4 अदर प्लेसेस हैं जहाँ पे इनकी सिटिंग होती है इस ट्रिब्यूनल की। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमसे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ एनजीटी कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो आंसर इज डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस वही हिंदी के अंदर है, सेम ये अभी हम कर चुके हैं, ये सारे हिंदी के अंदर है, पूची वगैरह। अब देखो डिमांड और कमांड पॉलिटी हमने देख लिया क्या चीज़ थी, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब जनवरी में अप्रूव करा था, तो इसको हम लीव करके आगे चलते हैं क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। विच वन 2023 यानी बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये टॉपिक भी नहीं होगा। बस आप ये देख लो कि एक ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करी थी, अप्रूव करी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम अगर अब करंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा या फिर कोई भी ऑब्जर्वेटरी रखी जाएगी तो हमें उसमें प्रिपेयर करना है करंट के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन द कॉलोनियल इंडिया। अब ये वाली चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाली भी, ठीक है, ये भी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग या फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन द कॉलोनियल इंडिया। जब इंडिया स्वतंत्र नहीं होता, ब्रिटिश का हम पे राज था, तो इनमें से कौन सा कम्युनिस्ट लीडर नहीं था, नहीं पूछा है, नोटा, ठीक है। तो अब नोटा में देखो, यहाँ पे देखो, स्मॉल कम्युनिस्ट ग्रुप्स फॉर्म्ड बॉम्बे में ऐसे डांगे द्वारा, मद्रास में श्रृंगावालू चेट्टियार द्वारा, यूनाइटेड प्रोविंस में शौकत उस्मानी, पंजाब और सिंध के अंदर गुलाम हसन और बंगाल के अंदर मुजफ्फर अहमद द्वारा। 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी बनाई गई थी ऑफ हिंदुस्तान विच वॉज फाउंडेड इन मद्रास, किसके द्वारा, इनके द्वारा। अब हमसे पूछा गया कौन नहीं है, तो नहीं है में आएगा पीसी रॉय, क्योंकि हमने इसका नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखा है। ऐसे डांगे भी है, मुजफ्फर अहमद भी है और ये भी है, ठीक है। तो तीनों हैं लेकिन पीसी रॉय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग वर वेल नोन एज अ चैंपियन ऑफ द वुमेन एजुकेशन इन द कॉलोनियल इंडिया। ब्रिटिश राज के अंदर ऐसी कौन सी वुमेन है जो चैंपियन, मतलब जिन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करा है। अब देखो इन सब के बारे में बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर डी है, नॉट पूछा है ना, अच्छा हु अमंग द फॉलोइंग पूछा है, नॉट नहीं पूछा, तो इसका आंसर 1 2 3 और फोर्थ नहीं है, तो इसका देखो फोर्थ इस ऑप्शन में और 1 2 3, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं सबसे पहले रुकैया शेखावत हुसैन जो थी मुस्लिम फेमिनिस्ट थी और सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट करा एजुकेशन के लिए एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, तो ये तो है बेगम रुकैया, ये हो गया शेखावत हुसैन। अब होती है सिस्टर शुभलक्ष्मी। सिस्टर शुभलक्ष्मी भी वॉज ये सोशली मार्जिनल विडो कम्युनिटी के लिए इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी थी, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन, नेसेसरी इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, स्टेटस ऑफ द विडो, पर्टिकुलरली इन द मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो यानी सिस्टर सुब्बलक्ष्मी भी हैं। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन वॉज अ हिंदू फिलोसफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर हु अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट क्रिश्चियन थियोलॉजी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिंदू थॉट्स, ठीक है। केशव चंद्र सेन भी इससे रिलेटेड हैं, कह सकते हैं। लेकिन अब हमें पूछा जाता है आनंद कुमार स्वामी, तो इनके बारे में बोला जाता है कि इनका मेन फोकस जो था टीचिंग का, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को गुड थिंग्स अबाउट द इंडियन कल्चर, यानी कि जो वेस्ट है उसको इंडिया के गुड कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस करना था। आनंद कुमार स्वामी ने टीचिंग से ही रिलेटेड थी, लेकिन उन्होंने क्या करा था कि जो इंडियन कल्चर की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, वेस्ट में, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। अब आगे चलते हैं। हमसे ये पूछा गया है, पर्सन दे रखे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी B.R. अम्बेडकर की है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सिकंदर हैयत खान की है, यूनियनिस्ट पार्टी, फैजुल हक की है, कृषक प्रजा पार्टी, और इनकी खलील कुआज़ाम की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब देखो ये सारी चीज़ दे रखी है, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा थी, B.R. अम्बेडकर के द्वारा 15 अगस्त 1936 को बनाई गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी
फैज़ल अली के द्वारा फैज़ल हुसैन, छोटू राम और सिकंदर हैयत के द्वारा 1923 के अंदर थी। कृषक प्रजा पार्टी जो बनाई गई थी वो 1929 के अंदर बनाई गई थी बंगाल के अंदर, और मुस्लिम लीग 906 में, जो कि मुस्लिम नेशन की मांग करती थी। अब ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विकीपीडिया से मुझे जो पेजेस मिले थे वो मैंने लगा दिए, अगर किसी को पढ़ना हो तो विकीपीडिया पे सर्च करके पढ़ लेना, बट हमारा जो आंसर है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके हिसाब से ऑप्शन को मैच कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, ये सारे हमने कर लिए हैं। अब आते हैं, द टर्म कांग्रेस सिस्टम वॉज कॉइंड बाय रजनी कोठारी, कि किसने कांग्रेस सिस्टम कॉइन करी थी, इस टर्म को किसने दिया था, तो इसका आंसर है रजनी कोठारी। अंडर सेक्शन 1026 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पीपल आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। सेक्शन जो है 1026 का इनकम टैक्स का, उनमें से उसके मुताबिक इनकम टैक्स से किसको छूट मिली हुई है, कौन से मेंबर्स को छूट मिली हुई है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर है मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। 9 शेड्यूल, देखो 9 शेड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट के अंदर लिख के मुझे ये चीज़ बताओ, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि 9 शेड्यूल जो है, देखो एक तो पहले मैं ये बता देती हूँ कब कब पूछा गया है। 9 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी प्री में शायद अभी 21 या 22 में पूछा है, 22 या 23 है आई थिंक। पीवाईक्यू में देख रही थी तब मैंने वहाँ पे वो देखा था, ये क्वेश्चन देखा था कि पूछा गया था किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस करा गया, शायद 21 है। तो उसमें लिखा हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर टाइम पे ये करा गया था क्योंकि वो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1951 के अंदर। तो ये सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। लेकिन इस 9 शेड्यूल में क्या चीज़ कही गई थी, 9 शेड्यूल में ये चीज़ कही गई थी कि इसके अंदर जितने भी सेंट्रल के और स्टेट के लॉ डाले जाएंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कोर्ट में आप उन चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर 13 लॉ डाले गए थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे कमेंट में लिखकर ये चीज़ बताओ कि ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा ईयर है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इससे पहले तक के आपने जितने कानून डाल दिए वो तो ठीक है, लेकिन इस साल के बाद, इस पर्टिकुलर ईयर के बाद अगर आप जो भी कानून इसके अंदर डालोगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। तो कमेंट के अंदर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा ईयर जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है, ठीक है। कि उसके बाद भी, अब क्योंकि अब प्रेजेंट में ऐसा है कि आप कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज ला रहे हो, अगर आप 9 शेड्यूल के अंदर भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाने के लिए लॉ बना रहे हो या फिर कोई भी लॉ बना रहे हो स्टेट का या सेंटर का, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक पर्टिकुलरली एक लिमिट है ईयर की, वो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो यूनियन बजट पे क्वेश्चन पूछा गया 2015 और 16, अब हम 2023 कर रहे हैं, यानी कि हमें नेक्स्ट पेपर के अंदर पढ़ के जाना है बजट, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी हम इसे लीव करेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। अब आते हैं हम उससे पहले ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैज़ द हाईएस्ट टोटल प्राइज मनी इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर इन द ईयर 2014। 2014 के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मनी किस किस की थी। देखो ये सारे जो, ये वैसे तो 2014 में पूछा हुआ है, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए। विम्बल्डन जो होता है ना उसकी सबसे ज़्यादा प्राइज मनी होती है, दैट इज़ इसकी है $42 मिलियन, ओके। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के $33 मिलियन, 33 मिलियन। फ्रेंच ओपन की है 34.5 मिलियन। जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं ना वो सच में बहुत रईस होते हैं, रईस क्योंकि देख लो आप इनकी प्राइस मनी कितनी होती है, बट मेहनत भी बहुत वो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही मेहनत नहीं करते, बट द पॉइंट इज आप अगर राफेल नडाल, रोजर फेडरर की बात करोगे, सेरेना विलियम्स की बात करोगे, तो उन्होंने ना विम्बल्डन भी पता नहीं कितनी बार जीत रखा है, मतलब वो एक प्राइज मनी से वो कितना पैसा कमा लेते हैं। फिर यूएस ओपन की बात करोगे तो यूएस ओपन में है 38.25 मिलियन। पहले जो लोग कहते थे ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो चुकी है। आप सोचो अगर आप इतनी मेहनत करके कहीं पे भी कोई भी मतलब अवार्ड जीत रहे हो या फिर आप किसी भी ओपन को जीत रहे हो, सपोज विम्बल्डन को ही जीत रहे हो, तो आपको $42 मिलियन मिलेंगे एक विक्ट्री पर। और जो उसके बाद जो इन्डोर्समेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो अलग, ठीक है। तो आंसर है सी। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब खेलने मिलने का सबको खेलना भी चाहिए पढ़ना भी चाहिए, दोनों एवरेज में रखना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कौन सा जो चीज़ है वो करेक्ट नहीं है। गांधी रोट अ लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वॉइसराय। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज टू बी डिसकंटिन्यूड। द इम्प्रिजेंट जो उनको जेल में डाल दिया गया फ्रीडम फाइटर्स को वर टू बी रिलीज। ये देखो तीनों सही हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब आया था लिखना,
कमेंट सेक्शन में, ऑल द लैंड्स दैट हैव बीन कॉन्फिजिकेटेड वर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर। ये गलत है। देखो इसमें ऐसा कहा गया था गांधी अर्बन पैक्ट के अंदर, फ्रीडम फाइटर्स को जो जेल में डाल दिए गए उनको रिमूव कर दो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको ख़त्म करना था। गांधी जी ने लेटर लिखा था इंटरव्यू के लिए, ये चीज़ सही है। लेकिन ये जो ऑल लैंड्स है ना, ये बात नहीं थी यहाँ पे। ऐसा हुआ था गांधी अर्बन पैक्ट में, उन्होंने कहा था कि जो भी लैंड जो थर्ड पार्टी को बेची नहीं गई है वो तो आपको रिटर्न करनी है, जो थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है। लेकिन जो थर्ड पार्टी को बेची गई है उसके बारे में ऐसी कुछ बात नहीं करी गई थी। लेकिन अगर जिनकी भी लैंड थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है वो आपको रिटर्न करनी होगी। तो ऑल लैंड की बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू, ये वाला क्वेश्चन अभी आगे करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2015 का है वैसे तो, लेकिन मैं आपको क्यों करा रही हूँ उस क्वेश्चन के पीछे एक रीज़न है। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि आपसे ना लेक्स वगैरह पूछ लिया जाता है वो कहाँ पे आती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हंगजोंग लेक जो है असम में, चिल्का सबको पता है उड़ीसा के अंदर है, लोकटक भी मणिपुर के अंदर बहुत फेमस है, लेकिन ये वाली जो है वो उमियाम लेक जो है वो मेघालय के अंदर है। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें पता चल गया है कि हंगजोंग लेक अगर पूछा जाए तो असम में है, और ये वाली जो लेक पूछा जाए उमियाम जो लेक है वो मेघालय में। ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे हो गया टॉर्टरॉइस फेस्टिवल। अब देखो टॉर्टरॉइस फेस्टिवल अगर मुझसे पूछा जाता ना तो मैं इसको पेपर में उड़ीसा का करती, चिल्का लेक नहीं करती, बेसिक उड़ीसा करती। क्यों करती इसका पीछे है, इसका रीज़न है क्योंकि आपको पता होगा कि ऑलिव रेडली टर्टल्स जो आते हैं, टर्टल्स आते हैं कहाँ पर आते हैं, नेस्टिंग साइट्स है उड़ीसा के अंदर। तो अगर मैं वहाँ पे दिमाग नहीं लगाती टर्टल और टॉर्टरॉइस में तो मैं इसको उड़ीसा करके आती। लेकिन इसका आंसर जो है एक्चुअली में वो आंसर ए है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, असम की जो ये जो लेक है यहाँ पे फेस्टिवल हुआ था वो तो ठीक है, किसने कराया था, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कराया था। क्यों, अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में, ये ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जो हंगजोंग लेक है ना असम की, वो फेमस है टॉर्टरॉइस के लिए, क्योंकि ये यूनिक और ओनली, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यूनिक और ओनली नेचुरल टॉर्टरॉइज हैबिटेट है। एक ओनली सिर्फ इकलौता नेचुरल टॉर्टरॉइज का हैबिटेट है जहाँ पे 400 से 500 टॉर्टरॉइज की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, हिल दे रखी है, तेरापिंस में पाई जाती है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, टाइड वाटर टॉर्टरॉइज है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हंगजोंग लेक से टॉर्टरॉइज फेस्टिवल है और ये कहाँ पर है, असम के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 59 की। 59 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी कंपाइल्ड बाय द सलम संग बाय द वुमेंस। इनमें से कौन से वुमेंस द्वारा गाए गए हैं। देखो अब ये चारों ही ऑप्शन हमें नहीं पता। वैसे ऋतु सिंहारा तो सबको पता होगा क्योंकि ये कालिदास द्वारा लिखा गई है। तो कालिदास जो है बहुत फेमस है, तो उनके बारे में जितनी भी उनकी कृति वगैरह है वो सारी पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है, संस्कृत में कौन से एपिक्स लिखे हैं, उनकी वो किस पे बेस्ड हैं, बेसिकली वो भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमें आंसर आना चाहिए। अब आते हैं हम ए बी और सी को एक बार देख लेते हैं। देखो सुमंगल वासिनी जो है बुद्धघोष कमेंट्री है किस पे, दीनगाय पे। स्त्री धर्म पद्धति जो है द परफेक्ट वाइफ, वो किसके बारे में बात करिए, वुमेन की प्लेस के बारे में बात करिए सोसाइटी में कि स्त्री के क्या क्या धर्म होने चाहिए, संस्कृत के अंदर लिखी गई है। ऋतु संहारा ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का है और ये कलेक्शन है शॉर्ट पोएम्स का। अर्ली वुमेन्स हु वर एल्डर नन्स, इनके बारे में बात करी गई है। ये शॉर्ट पोएम्स लिखी हुई है किसने, जो एल्डर नन्स होती थी उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। और ये 300 ईयर पीरियड अराउंड सिक्स सेंचुरी BC के अराउंड ये लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी क्या है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें जो है वो ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। कभी भी देखो कभी भी नहीं आते, लेकिन इन्हें ये एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। द राज्यसभा कैन विथहोल्ड हिज कंसेंट, ये मनीबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसको रट लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे बारे में। और ये सबको पता है, इसका आंसर जो है 14 डेज। राज्यसभा 14 डेज से ज़्यादा मनीबल को अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज सेटेड बाय द अशोक मेहता कमेटी फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अशोक मेहता जो कमेटी बनी थी उसने क्या रीज़न दिया था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन करते जा रहे हैं। देखो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के कारण, हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा करप्ट नहीं कह सकती, लेकिन हाँ करप्शन उनमें भी बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, आपको सबको पता है पॉलिटिक्स का क्या हाल है। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये भी सबको पता है कि किसको क्या करना है, वो उन लोगों को पता नहीं होता। लैक ऑफ जेंडर पैरिटी, तो ये चीज़ तो नहीं होगी। आंसर होगा 1, 2 एंड 3।
जेंडर पैरिटी के बारे में तो बात ही नहीं करी गई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द संसद आदर्श ग्राम योजना, अभी देखते हैं। वैसे इसका आंसर जो है नॉट करेक्ट में पूछा है, तो ये होगा कि जयप्रकाश नारायण के टाइम पे करी गई थी 11 अक्टूबर 2014 को, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलो अभी बता देती हूँ। वैसे संसद आदर्श ग्राम योजना क्या थी, 2014 के अंदर लॉन्च करी गई थी 11 अक्टूबर को। इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि जितने भी MP MLAs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक ग्राम मतलब एक गांव को अपने मॉडल में, मतलब एक गांव को गोद लेंगे और उसको डेवलप करेंगे इनटू अ मॉडल विलेज। सबको ऐसा करना था। फिर उन्होंने बताया था कि जो लोकसभा का है वो जहाँ से चुनाव लड़के आए हैं उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो लड़के आया है उसमें लेगा। जो राज्यसभा का मेंबर है जिस स्टेट से वो चुन के आया है उस स्टेट में कहीं पे भी ले सकता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर पूरी इंडिया में कहीं पे भी ले सकता है, उस गाँव को अडॉप्ट कर सकता है और उसको मॉडल विलेज में डेवलप कर सकता है। लेकिन ये फ्लॉप हो चुकी है, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी चेंज नहीं आ रहा, कुछ को छोड़ के। ठीक है, प्रोज और कॉन्स सब जगह होते हैं, यहाँ पे भी कुछ में हुआ है लेकिन ज़्यादातर में चेंज नहीं दिखता। तो मॉडल विलेज की तरह इसको करना है, ये भी सही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो MP वहाँ पे बैठा हुआ है उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, तो वहाँ पे कौन हेल्प करने वाला है? उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। राज्यसभा MP हैज़ टू चूज अ ग्राम पंचायत इन द स्टेट फ्रॉम विच ही इज, ये भी सही है। तो इसका आंसर सारे ही सही है, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, ये नॉट करेक्ट है क्योंकि ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च करी गई थी जयप्रकाश नारायण के बर्थडे पर, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि नॉट पूछा है हमसे। अब पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया से करेक्ट नहीं है? इन ऑर्डर टू गाइड द फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट इंडिया समिट रखी जाती है, अभी भी रखी जाती है, तो ये चीज़ सही है। द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई की सेक्टर विथ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी सही है। गवर्नमेंट ने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा है जिन पे पोटेंशियल है कि वो फॉरेन फंड लेकर आ सकते हैं, तो ये भी सही है। द इनिशिएटिव also aims to identify selected domestic companies having leadership in innovation and the new technology for turning them into global champion, ये भी सही है। The program is implemented by the Ministry of फाइनेंस, तो ये चीज़ गलत है। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, देखो ये ना मैं ना ट्रिक्स देख रही थी। वैसे तो इस बार जो UPSC का पेपर था वहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं लग रही थी, एलिमिनेशन नहीं लग रहा था। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे, मतलब मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स देख रही थी पेपर से पहले, तब मैंने ये चीज़ देखी थी वहाँ पे कि जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं यहाँ पे गलत बोल रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जहाँ पे मिनिस्ट्री दे रखी होती है, मिनिस्ट्री जो होती है वो नॉर्मली गलत होती है। 90% केसेस में ऐसा होगा कि आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो आप देखोगे जो मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है वो गलत है। मिनिस्ट्री कोई और दे रखी होगी, एक्चुअल में प्रेजेंट कोई और होगी और कोई और दे रखी होगी ऑप्शन में, क्योंकि देखो यहाँ पे आप उसके जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सारे सही होंगे ना। मेक इन इंडिया है, यहाँ पे मेक इन इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इंडिया को डिपेंडेंट बनाना है, इंडिया में इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फंड आए, इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ हो, उसकी GDP बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसकी मिनिस्ट्री एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर मैं मिनिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, एक वर्ड का चेंज कर दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जगह यहाँ पे सपोज यहाँ पे फाइनेंस दे रखा है, कुछ भी लिख दूँ, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। यानी मुझे सिर्फ चेंज यहाँ पे करना है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अगर आपको कभी तुक्का लगाना हो तो आप ये चीज़ करना, ठीक है। अभी अमर सिम्हा और ये चीज़ हम देखते हैं ये कहाँ पर है, इसके थोड़ा सा समझते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना मैंने आपको समझा दी है कि क्या चीज़ थी, कब लॉन्च करी गई थी, 11 अक्टूबर को, तो ये चीज़ पढ़ लेना। जो MP है लोकसभा का, राज्यसभा का, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनका। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया ये वाला 64 देखते हैं, वो हो गया हमारा क्वेश्चन। अमर सिम्हा जो है वो किसका नेम है? ये जो है ना फेमस लेक्सोग्राफर है ऑफ द एंशिएंट इंडिया। देखो अमर सिम्हा के बारे में पढ़ लो, मैंने विकीपीडिया से ये चीज़ लगाई थी। देखो ये संस्कृत ग्रामेरियन थे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं गलत प्रोनाउंस आ रहा है। संस्कृत के ग्रामर्स लिखते थे, पोएट थे एंशिएंट इंडिया के, और इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये वन ऑफ द 9 जेम्स थे जो विक्रमादित्य के टाइम पे थे। दिस इज कॉल्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। अबाउट फलरिस्ट अबाउट CE 375 के अराउंड ये जो थे उनके कोर्ट के अंदर थे। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, और ट्रेजरी ऑफ द अमरा कोश, अमर कोश मतलब जिसके पास पैसा, कोश मतलब जहाँ पे पैसा रखा जाता है, अमर का कोश, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है। ये संस्कृत के अंदर लिखी गई है, 3 बुक्स हैं, और इसके अंदर 100 वर्ड्स है, 1000 वर्ड्स है, ये चीज़, ठीक है। किसने इसको वो करा है, ट्रांसलेट करा है, वो अभी हमारा काम नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब होते हैं तोलाकप्पियम इज़ द नेम ऑफ, किसका है ये सबको पता है, जिसने भी 11th क्लास की
तमिलनाडु बुक की बुक एंशंट हिस्ट्री की बुक पढ़ी हो कि उसको पता है इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, ये सारे विकीपीडिया के पेज हैं। द मोस्ट एंशंट एक्सटेंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट एंड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट लॉन्ग वर्क ऑफ द तमिल लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ओके, इतने क्यूमुलेटिव सूत्रास हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ हो गई हमारी, ये हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ, ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इनको कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। इन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी होती है, या तो सिमिलैरिटी ऐसी होती है या फिर सिमिलैरिटी ऐसी होती है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बाहर आ गया, फिर इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर आ गया, ये देखो स्क्वायर आया है। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बाहर आ गया, इसके अंदर सर्कल है, ये सर्कल बाहर आ गया, तो इसके अंदर सर्कल है, ये सर्कल बाहर आ गया, इसके अंदर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा। अब देखो चारों ऑप्शन में ट्रायंगल है तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये फुल है, मतलब फिल्ड है, फिल्ड है, फिल्ड है, तो यहाँ पे जो भी फिगर आने वाला है वो फिल होगा, मतलब अंदर पूरा हॉलो नहीं होगा, एकदम फिल्ड होगा। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब अंदर कौन आ रहा है, अंदर में देखो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, तो अब क्या आना है यहाँ पे, स्क्वायर, तो ये ऐसे फिल आएगा। अब देखो इसका आंसर क्या होना है, आंसर, और सारी ही इन्वर्टेड कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन हट ही जाएगा, ये आ जाएगा आंसर सी। अब देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है। इनमें से हम क्या देखते हैं कि पेयर होते हैं, इनको देखना होता है कि कौन सा इसके हिसाब से सही है। अब देखो 1 7 8, ये है 1 वाला फिगर, ये है मेरा 7 वाला फिगर, और ये है मेरा 8। देखो 1 जो है वो ऐसा है, इसमें कट है, 8 जो है ऐसा, इसमें कट है। लेकिन अगर आप 7 देखोगे तो 7 में कोई सिमिलैरिटी क्या उसमें कट है क्या, कहीं पे भी नहीं। अगर कट ऐसे बीच में होता तो होता, और ये दोनों ओपन फिगर है और ये क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। अब 1 नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 5 6। देखो 4 5 और 6, देखो 4 और 6 तो सही है, एक स्टैंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसको बीच में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो सेकंड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, आंसर क्या आ गया, डी। अब डी में भी देख लेते हैं, 2 3 9। 2 क्या है, देखो इसको यहाँ से कट कर रहा है, 3 यहाँ से कट कर रहा है, और 9 भी यहाँ से कट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। वेरियस लैंडफॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू द, जो लैंडफॉर्म्स अर्थ के अंदर दिखे जाते हैं वो किसके कारण होते हैं। देखो लैंडफॉर्म्स मतलब पहाड़ होना, नदी होना, वॉल्केनो होना, ओशन का होना, रिवर का होना, और लेक्स का बनना। तो ये क्या किस लिए होते हैं। सबसे पहला रीज़न दे रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंस इन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मैटर। ऑब्वियस ही बात है, कहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक बन रहे हैं, कहीं पे इग्नियस रॉक बन रहे हैं, क्योंकि जो टाइप और स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस है, तो ये चीज़ सही है। डिफरेंस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस, ये भी सही है। जो हिमालय है वो अभी यंगेस्ट माउंटेन है, वहीं पे अरावली जो है वो एकदम ओल्डेस्ट माउंटेन है। डिफरेंस है फॉर्मिंग का, प्रोसेस का भी फॉर्मिंग है। वॉल्केनो लावा जब अंदर से निकलता है उससे बनता है। माउंटेन्स बनते हैं जब फोल्डिंग ऑफ अर्थ हो रही होती है, कहीं पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, कहीं पे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, तो ये भी सही है। डिफरेंशियल रेट्स ऑफ द प्रोसेस एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी सही है। डिफरेंशियल रेट हो रही है ना, टाइम लग रहा है। देखो कभी भी ओशन का जो फॉर्मेशन है वो जल्दी हो गया, या फिर कहीं पे आइसलैंड जो होते हैं वो बन जाते हैं। डेक्कन ट्रैप की बात कर लो, डेक्कन ट्रैप एक टाइम पे बना। फिर माउंटेन्स जो है हिमालय की बोलते जाते हैं, जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट हमेशा अभी तक बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अभी भी दोनों एक दूसरे के आसपास कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। और इसलिए आपको पता होगा नेपाल के अंदर भी भूकंप आया था, और कश्मीर और वो साइड भी हाईली अर्थक्वेक जोन के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट्स, वो दोनों क्या जा रही है एक दूसरे के, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये दूसरे के ऐसे पास होती जा रही है, सबडक्ट होती जा रही है। तो जो भारी प्लेट है वो ऊपर आती जा रही है, भारी प्लेट नीचे जाती जा रही है, और जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर आती जा रही है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भारी प्लेट है तो वो नीचे जाती जा रही है, और यूरोपियन प्लेट ऊपर आती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं लैंडफॉर्म्स को इंडिया अर्थ के सरफेस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन इज डी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बिना पढ़े भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन पूछिए ना, एप्लीकेशन में सारे रीजन आएंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ऑक्यूलेट फ्रंट्स आर क्रिएटेड। सबसे पहले तो समझो ऑक्यूलेट फ्रंट्स क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं वो चीज़ समझो। सबसे पहले एयर मास के बारे में बात करते हैं। एयर मास क्या होता है, जब एयर
जो होती है, हमारे आसपास एयर है, एयर जब इकट्ठी हो जाती है कहीं पे उसको एयर मास कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब कोल्ड एयर और वार्म एयर मास का क्या डिफरेंस होता है? कोल्ड एयर क्या होती है? ठंडी एयर। ठंडी जो होती है ना चीज़ वो नीचे बैठती है, और जो हॉट एयर होती है यानी गर्म वार्म एयर होती है, यानी वार्म एयर फ्रंट होता है वो ऊपर उठता है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी, कोल्ड हवा जो होगी वो हमेशा नीचे आएगी। कोल्ड जो होती है वो नीचे आती है और जो गर्म होती है वो ऊपर आती है। लेकिन फॉन्ट्स का क्या होता है, जैसे इसको डायग्राम में, जैसे ये एयर है, यहाँ पे कोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे हॉट है। तो ऑक्यूलेट फ्रंट क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद जो ये कोल्ड होती है ना, ये इसको रिप्लेस करने लग जाता है, ये यहाँ पे इसको रिप्लेस करने लग जाता है, और ये जो हमारे पास हॉट जो फ्रंट होता है यानी फ्रंट होता है ये ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे इसकी जगह पे कौन सा आ जाता है? कोल्ड फ्रंट आ जाता है। तो उसको ऑक्यूलेट फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हमसे पूछा इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों क्रिएट होता है? तो ये क्रिएट होता है व्हेन एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस। सरफेस से जो एयर मास है वो पूरा ऊपर तरह उठ जाता है, तब ये ऑक्यूलेट फ्रंट बनता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, अभी देखते हैं इस चीज़ को, है ना, ये भी आगे देखेंगे। ये देखो, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, ये खुद करना है, ये होमवर्क है। होमवर्क नहीं मतलब होमवर्क तो क्या दूंगी, क्लासरूम नहीं है बट ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट का। अगर नहीं बनेगा तो लिख देना, मैं बता दूंगी, सॉल्व करके बता दूंगी। टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में ना, बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज़ नॉट करेक्ट। बेकिंग पाउडर के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? देखो, बेकिंग पाउडर होता क्या है एक्चुअली में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, वीक एसिड होता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है, ये एक, इसमें हमसे पूछा है नॉट करेक्ट है, ये मिक्सचर होता है, बबल बनाता है, ईस्ट की जगह यूज़ करा जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमने फर्स्ट लाइन में अभी पढ़ी थी, तो ये चीज़ गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो, अगर आप लोगों ने कभी केक खाया हो, सबने केक खाया होगा, ब्रेड खाई है, ब्रेड खाते हो तो ब्रेड जो होती है पफीनेस होती है ब्रेड में, वो बनती तो आटे से और मैदे से ही है ना, लेकिन उसमें पफीनेस क्या है? रोटी बनाते हो, रोटी के अंदर कोई पफीनेस नहीं होती, वो फूलती नहीं है ब्रेड की तरह। और अगर आप वहीं पे उसी ब्रेड से आप बनाते हो, उसी आटे से अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो वो फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर डालते हैं। आप जब बेकिंग पाउडर डालोगे तो बेकिंग पाउडर क्या करेगा, ये वीक एसिड होता है, तो जो डफ यानी कि जो आपका आटा होता है वो बेस की तरह एक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो वो बबल के फॉर्म में रिलीज़ होती है, तो इसलिए वो क्या होता है? फूलने लग जाता है। केक भी बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि वो जो केक है वो थोड़ा सा फूल जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा गया है कि देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस भी देखा रखा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड सॉल्ट्स होते हैं। ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट को कंसिडर नहीं करता, कंटेन नहीं करता। इसके अंदर मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो कि NaHCO3 से रिएक्ट करता है जब वो उसको वेट गीला करा जाता है और हीट गर्म करा जाता है। ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ये इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर पूछा गया है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन is the highest when the catalyst remained in the powder form. When a catalyst is in the powder form, its surface area becomes हाईएस्ट। अब इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है कि जब जो डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड होते हैं, हमको उनको तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब उसमें कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को, उसकी प्रोसेस को, स्पीड को बढ़ाना या फिर कम करना। अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो उसको बढ़ा देगा, और अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो उसको कम कर देगा। अब अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट के लिए देखो क्या क्या लिया जाता है, निकल का लिया जाता है, पैलेडियम और प्लैटिनियम का यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ये दो वर्ड हमें समझ आ गए। लेकिन हमारा तो काम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को समझना है कि वो सही है कि उसका नहीं है। देखो, यहाँ पे बोला है पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करा जाता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है इसको कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करा जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब ये चीज़ समझाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये किसी भी चीज़ से फिल है। अब मैंने क्या करा, इसको आयरन से मतलब या फिर हैमर से मैंने इसको तोड़ना शुरू करा तो बारीक बारीक पीसेस में करा तो ये इतने जगह पे फैल गया। पहले मैं इसमें पानी डाल रही थी, अब देखो फैल गया। तो अब मुझे बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है इसका एरिया ज़्यादा है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पाउडर्ड फॉर्म में करते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसके ऑब्जॉर्प्शन करने की जो टेंडेंसी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहाँ पे हम जो है पाउडर्ड फॉर्म में इसलिए उसका यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, शायद सी होता है इसमें।
तो वो आंसर आ जाएगा। अब ये वाला चीज़ हमारी हो गई थी। अब आगे करते हैं, ये भी स्टैट्स वाला ही क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद द प्लानिटरी विंड सिस्टम, इनमें से कौन सा प्लानिटरी विंड सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। प्लानिटरी विंड पता है ना आपको, वेस्टर्ली ईस्टर्लीज चलती है, रोरिंग फोर्टीज चलती है, डोलड्रम्स चलते हैं, और बहुत सारी डोलड्रम टर्म दी जाती है इक्वेटर के आसपास की जो लाइन होती है। तो प्लानिटरी विंड से 2014 में भी क्वेश्चन था, 2015 में भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना इसको। अब देखो इसका मतलब है कि कौन सा कनेक्टेड नहीं है प्लानिटरी विंड सिस्टम से। सबसे पहले हम बात करते हैं latitudinal variation of the atmospheric heating, emergence of the pressure belt, earth revolution around the sun। देखो emergence of the pressure belt से pressure belt हो रहा है, प्रेशर, ये चीज़ आप लोगों ने ना जोग्राफी 11th क्लास की अगर आप पढ़ी हो तो प्रेशर बेल्ट पढ़ लेना। प्रेशर बेल्ट को बहुत अच्छे से एक अकेडमी के टीचर हैं सुमित करके कोई, मैंने वहीं से पढ़ा है और मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसको उस लेक्चर को बार बार देख लेती हूँ। उनका जो क्लाइमेट वाला चैप्टर, प्रेशर बेल्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप बस देख लेना, यूट्यूब में फ्री में पढ़ा हुआ है वो चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो बी वहाँ से प्रेशर बेल्ट से प्लानिटरी विंड अफेक्ट होती है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, ये भी सही है। यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट ड्यू टू अपरेंट पाथ ऑफ सन, ये भी सही है, क्योंकि सन जब इक्वेटर पे रहता है तो यहाँ पे वेस्ट ऐसा रहता है एयर का, और फिर जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे आ जाता है तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन रिवोल्यूशन से नहीं होता, रोटेशन से प्लानिटरी विंड को होता है। रिवोल्यूशन तो सीज़न को डिपेंड करता है, लेकिन जो रोटेशन होता है उससे प्लानिटरी विंड्स होती हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो मैं इसका आंसर क्या करूँगी, नॉट पूछा है तो नॉट में आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया हमसे शील्डेड वॉल्केनोज है, ये भी ये भी एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर ज्योग्राफी का 11th क्लास का, जिसके अंदर लैंडफॉर्म समझा रखे हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनो वाला दे रखा है, उस चीज़ को पढ़ लेना, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर। देखो एनसीईआरटी थोड़ा सा हार्ड होती है समझने में, ज्योग्राफी की तो स्पेशली है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन ठीक है आ जाएगी। मैं सोर्स बता रही हूँ बस कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो और उसको एक बार रीड कर लो। शील्ड वॉल्केनो का एग्जांपल क्या होते हैं ये सारे वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसका एग्जांपल है माउना हवाई में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। कंपोजिट होगा, कंपोजिट की अगर मैं बात करूँगी तो कंपोजिट वॉल्केनो कहाँ पर है, इसके एग्जांपल मैं देख रही हूँ, कहीं लिख लेना आप लोग भी, पेपर में कभी पूछ लिया जाए तो। वॉल्केनो फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में। फिर उसके बाद है माउंट फूजी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने से जापान ने अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट को भी बंद करा था। माउंट रेनियर, ये है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के अंदर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है कंपोजिट के, तो आंसर देख लेना कौन सा होगा, फिलीपींस हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्लड बेसाल्ट, ये इंडिया के अंदर है, डेक्कन ट्रैप। अब इसके हिसाब से ये कैल्डेरा इंडोनेशियन का बचा, अब ये चीज़ देख लेना, आंसर हो जाएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये देखो ये लिख रखा है, आप लोगों ने नोट कर लेना, राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है बट ठीक है। आप देखो मैं इसको रब कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डीआई का क्वेश्चन है ना, ये वाला डीआई का क्वेश्चन, ये डीआई का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, खुद कर लेना। डीआई बहुत ज़्यादा ईजी होती है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती है लेकिन ईजी होती है। तो ये अब देखो ये वाला चीज़ और ये वाला क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कौन कौन से कलर होते हैं। अब देखो सबसे पहले पूछा गया है यूरिया जो होता है वो, उसको हम कार्बामाइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CO NH2 और 2, ये कलरलेस होता है जो कि मेल्ट हो जाता है 132.7 डिग्री सेल्सियस पे। हाइड्रोस कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्राइट ब्लू कलर का होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2। लेड सल्फाइड का होता है, ये ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक और सिल्वरी पाउडर के अंदर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के होता है, इसका फॉर्मूला होता है PbS। पोटेशियम परमैग्नेट होता है, पर्पलिश ब्लैक कलर होता है, KMnO4। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में देख लेना, मैच कर लेना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट की जगह, कॉपर का ब्लू हो जाएगा, लेड का हो जाएगा ब्लैक, और पोटेशियम का हो जाएगा पिंक और पर्पल। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया था रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना। अब हमें पूछा है कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नेसेसरी टू हैव द लेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर। तो हाइड्रोजन एटम की 1 मीटर में आप बात करोगे, डायमीटर है तो इसको क्या कर दोगे, हाफ ऑफ 10 टू द पावर -10, और नैनो में करना है तो नैनो में क्या करोगे, 10 टू द पावर -9। अब इसको सॉल्व